दोस्तों, आपका इस चैनल जेई केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में मेटलर्जी का लास्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लोहा के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ आयरन कितने प्रकार के होते हैं, इसको किस तरह से बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ लोहा जैसे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील, इसको किस प्रकार हम लोग बनाते हैं और इसका प्रयोग क्या है दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, वही चीज आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ। बच्चों देख रहे हैं हम लोग लोहा के प्रकार, टाइप्स ऑफ आयरन। टाइप्स ऑफ आयरन, तो आयरन लोहा के प्रकार में एक होता है कच्चा लोहा और एक ढलवा लोहा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कच्चा लोहा। तो यह लोहे का अशुद्धतम रूप होता है। कच्चा लोहा पिग आयरन लोहे का अशुद्धतम रूप होता है, जिसमें कार्बन के अनुपात 2.5 से 4% के साथ साथ सूक्ष्म मात्रा में मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस एवं कार्बन होते हैं। और इसमें आयरन में, पिग आयरन में जो अशुद्धि उपस्थित होता है उसको याद करने का हमने आपको ट्रिक टेक्निक भी बताया था कि मैंने सीता से प्यार किया। जैसे मैग्नीज मैंने Mn और सीता दैट मीन सिलिकॉन Si, से माने सल्फर, पी मतलब फास्फोरस एवं कार्बन होते हैं। कच्चे लोहे में, पिग आयरन में 2.5 से 4.3 और ढलवा लोहा में 2.5 से 5% कार्बन होते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ढलवा लोहा, रोट आयरन, या इसी को बोलते हैं आघातवर्धनीय लोहा, मेलिएबल आयरन। तो इसको आप नोट करिए, उसके बाद इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट तो बाबू पिग आयरन के बाद हम लोग रोट आयरन देख रहे हैं। ढलवा लोहा, अब ध्यान से देखिएगा, यह लोहे का शुद्धतम रूप होता है। पिग आयरन अशुद्धतम रूप था और यह क्या है, शुद्धतम रूप होता है, प्योर फॉर्म होता है लोहा का। इसमें कार्बन की मात्रा, सभी लोहे में कार्बन की मात्रा कुछ न कुछ होती है, तो इसमें भी कार्बन की मात्रा न्यूनतम कम होती है। कितना? तो 0.12 से 0.25% कार्बन उपस्थित होती है एवं अन्य अशुद्धियां जैसे मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ठीक है ना, 0.5% से कम होती है, माने इससे भी कम होती है। जो कार्बन के छोड़ के अन्य जो इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां होती है वो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है इस्पात, स्टील, इसको स्टील कहते हैं। इस्पात माने कि स्टील। तो देखिए स्टील लोहा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और आपके दैनिक जीवन में, हम लोग दैनिक जीवन में इसका बहुउपयोगी इम्पोर्टेंस है। तो उसी को लिखा गया कार्बन घटक। यहां से यह लोहे का महत्वपूर्ण एवं बहुउपयोगी रूप है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन एंड यूटिलिटी ऑफ आवर डेली लाइफ एंड कमिंग फ्यूचर। तो पूरे लाइफ में या दैनिक जीवन में स्टील का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्लियर? जैसे तो इसमें भी कार्बन की घटक होगी, अशुद्धि होगी। तो कार्बन घटक माने अशुद्धता के संदर्भ में इसका स्थान ढलवा लोहा और पिटवा लोहा के बीच में होता है। ढलवा लोहा और पिटवा लोहा के क्या होता है, बीच में होता है। और देखिए इसमें कार्बन इम्प्योरिटीज अशुद्धि कितनी परसेंट होती है, 0.25 से 2% कार्बन इसमें इन्वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, स्टील में भी। तो यहाँ पर लिखा गया इसमें 0.25 से 2% कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इतना आप नोट करिए। इसके आगे अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ पॉइंट।
तो बाबू अभी देखें इस्पात लोहा स्टील, इसको डिफाइन कर दिया गया। अब इसमें एक पॉइंट है कि स्टील वही इस्पात और पिटवा लोहा दोनों ढालवा लोहा से प्राप्त होता है। दोनों कहां से प्राप्त होता है? ढालवा लोहा से प्राप्त होता है, ध्यान रहे। चलिए अब हम लोग ऑर्डर देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट गलनांक का क्रम देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा गलनांक पिटवा लोहा का होता है, सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? पिटवा लोहा का। उसके बाद स्टील का होता है, उसके बाद ढालवा लोहा या इसी को कच्चा लोहा पिग आयरन के भी नाम से जाना जाता है। देखिए ऊपर में आपको बताया गया कच्चा लोहा या ढालवा लोहा एक ही होता है, नीचे पिटवा लोहा होता है। क्लियर ना? जो नीचे आपको बताया गया था वो क्या था? पिटवा लोहा था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के लोहे में कार्बन जो अशुद्धि के रूप में है उसका परसेंटेज देखेंगे कि स्टील में कितना परसेंट से कितना परसेंट कार्बन होता है और पिटवा लोहा ढालवा लोहा में कितना परसेंट कार्बन होता है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोहे में कार्बन की प्रतिशत, कार्बन परसेंटेज, जैसे इधर नाम दिया गया और परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया गया। तुमसे कहे पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है तो कहिएगा 0.1 से 0.25% क्या होता है? तो कार्बन होता है। किसमें? तो पिटवा लोहा में। क्लियर। नेक्स्ट स्टील में तुमसे कहा जाए कि बताओ भाई स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है तो कहिएगा 0.25% से 2.0% क्या होता है? कार्बन होता है स्टील में। वैसे ही तीसरा है ढालवा लोहा, ढालवा लोहा, तो इसमें कार्बन की प्रतिशत 2.6 से 4.3% कार्बन होती है। वैसे ही कच्चा लोहा पिग आयरन, तो पिग आयरन में कार्बन की परसेंटेज 2.3 से 4.6% होती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरेट उत्पन्न हो सकते हैं। कैसे सर? तो ध्यान दीजिएगा छोटू, कैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में किस लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिकतम होती है और आपको ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए पिटवा लोहा, बी स्टील इस्पात और सी ढलवा लोहा और डी कच्चा लोहा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया गया। तो आपको ये याद रहे परसेंटेज ऑफ कार्बन इन टाइप्स ऑफ एनी टाइप्स ऑफ आयरन, ये ध्यान रहे तो हम लोग कंपेयर करके पता लगा सकते हैं और क्वेश्चन को आसानी से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें किसमें परसेंटेज ज्यादा है कार्बन की? तो देख ले भाई 0.1 से 0.25% तो पिटवा लोहा में होता है। तो सबसे ज्यादा देखो तो कहिएगा सर जी कच्चा लोहा में, कच्चा लोहा में। ठीक है ना? पिग आयरन में कार्बन की परसेंटेज सभी आयरनों की तुलना में सर्वाधिक है, अधिकतम है। और दूसरा क्या जनरेट हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकते हैं आपसे? तो इसी चीज को एकदम रिवर्स कर देगा, इनवर्स कर देगा। कहेगा कि दिए गए लोहे के प्रकार में, दिए गए लोहे के प्रकार में किसमें कार्बन की परसेंटेज प्रतिशत निम्न है तो क्या कहिएगा? पिटवा लोहा। कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये वैल्यू बेसिक वैल्यू आपको मान ये थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, तभी आप लोग कंपेयर करके यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए इतना आप बना लीजिए, लिख लीजिए। इसके आगे अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे स्टील का निर्माण, कैसे स्टील बनता है, प्राप्त करते हैं। स्टील का निर्माण, मेकिंग ऑफ स्टील, मेकिंग ऑफ स्टील। तो स्टील के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो वात्या भट्टी से हमको ढलवा लोहा प्राप्त होता है उसमें हम लोग मैग्नीज, क्रोमियम, ठीक है ना, निकेल, कार्बन को मिला करके स्टील बनाते हैं और जो उसमें प्रेजेंट अशुद्धियां होती है उसको अलग कर देते हैं, जिससे हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं? स्टील प्राप्त कर लेते हैं।
और स्टील प्राप्त करने के लिए बहुत सारा मेथड होता है। जैसे इसमें 3 मेथड नीचे दिखा रहे हैं। जैसे इसको हम लोग तैयार करने के लिए ओपन हर्थ प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जिसको पुडिंग के नाम से भी जाना जाता है, पुडिंग प्रोसेस मेथड। और दूसरा होता है बेसिमराइजेशन, बेसिमराइजेशन प्रोसेस से भी हम लोग स्टील बना सकते हैं। तीसरा और लास्ट होता है एलडी प्रोसेस। आजकल इसको मॉडर्न मेथड के नाम से भी जाना जाता है और यही फेमस है, मॉडर्न मेथड, या इसी को इलेक्ट्रिक फर्नेंस कह सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेंस भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसको हिंदी में स्टेटमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर मेकिंग ऑफ स्टील, तो सबसे पहले वात्या भट्टी से प्राप्त ढलवा लोहा को विभिन्न अनुपात में मैग्नीज Mn, क्रोमियम Cr, निकेल Ni एवं कार्बन इत्यादि आदि मिलाकर स्टील का निर्माण किया जाता है। अब तथा इनमें उपस्थित अशुद्धियों को, जो इसमें इम्प्योरिटीज होता है, अशुद्धि होता है, जैसे सल्फर, सिलिकॉन, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, निकाल लेते हैं, बाहर कर देते हैं किसी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है ना। अब इसको मेकिंग के लिए मेथड होता है ओपन हर्थ प्रोसेस, या इसी को पुडिंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है बेसिमराइजेशन, और तीसरा एलडी प्रोसेस, या इसी को मॉडर्न मेथड कह सकते हैं। इससे हम लोग इस्पात तैयार करते हैं, स्टील तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेंस भी इसको बोल सकते हैं, इस मेथड को। तो आप इसको इत्मीनान से लिखिए। और एक बात कि ये लेक्चर जो है आपका, ये मेटलर्जिकल लास्ट लेक्चर है। इसके आगे हम लास्ट में आपको हम होमवर्क देंगे। होमवर्क में कंपटीशन के क्वेश्चन देंगे, जैसे जेईई मेंस में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मेटलर्जी से रिलेटेड, मेटलर्जिकल ऑपरेशन से, उस सभी को क्वेश्चन का कलेक्शन पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर ना? तो भाई बाबू, इसको आप लोग एकदम साफ साफ कॉपी में लिखिए। और एक बात, आप लोग नोटबुक सिक्वेंसली बनाइएगा, वीडियो को बिना स्किप किए आप रुक करके नोटबुक बनाइए, समझिए, बार बार वीडियो को देखिए, ताकि वीडियो देख कर क्या हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है ना, याद हो जाए कभी, मतलब कि ताकि हम लोग क्वेश्चन आईआईटी मेडिकल का आसानी से लगा सके। तो सबसे बड़ी बात है रिवीजन, और आपका बहुत अच्छा सुविधा है कहा जाए तो ये वीडियो लेक्चर, जिसके माध्यम से आप लोग बिना कॉपी देखे एक बार नोटबुक बना के रख दीजिए, उसको नोटबुक पढ़िए। दिक्कत कहीं पर भी हो रहा है तो सर को कॉल करना है, वीडियो देखिए, सर यहाँ पढ़ाते हुए है, आप चाहे तो सर ऊपर भी बैक करके वीडियो करके आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो डिजिटल फिट आ गया है आप लोगों के लिए, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। आप चाहे तो इसके माध्यम से बहुत सारा सुविधाएं हैं, जिसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग किसी प्रकार के स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं घर पर रहकर। तो बस आप में ये होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ललक होनी चाहिए, सीखने की कुछ क्या होना चाहिए, ललक होनी चाहिए, तब हम लोग अच्छा कर सकते हैं भविष्य में। काहे कि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। थोड़ा सा मतलब क्या हुए, डिक्रीज हुए, मन को थोड़ा सा खींचे, तो फिर हम लोग का सिलेक्शन में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं होना है तो बाबू मेन बेस आपका 11th-12th ही है। 11th-12th ईमानदारी से पढ़िए और इसके आगे किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है।
तो आप इसको लिख लीजिए इत्मीनान से। इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी नोट करो। तो बच्चों अब नेक्स्ट है इस्पात स्टील का तापीय उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो देखिए इसमें पहला है दमन, या इसी को बोलते हैं कठोर बनाना, दमन या कठोर बनाना। इंग्लिश होता है क्वेंचिंग और हार्डनिंग। स्पेलिंग है QUENCHING। इसको क्या पढ़ेंगे? क्वेंचिंग और हार्डनिंग, HARDENING, हार्डनिंग। क्लियर? अब देखो इससे किस तरह से हम लोग कठोर बनाते हैं, स्टील को मजबूत बनाते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले इस्पात जो स्टील होता है, स्टील को रक्त तप्त तापक्रम, मतलब इतना गर्म करते हैं उस स्टील को कि एकदम क्या हो जाए, लाल हो जाए, लाल तप्त हो जाए। ठीक है ना? तो कितना डिग्री सेल्सियस पर होगा? तो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं? तापक्रम देते हैं। इतना तापक्रम 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद पश्चात ठंडे जल या तेल में, ठंडे जल या तेल में डुबोकर तुरंत ठंडा किया जाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमको स्टील को कठोर बनाना है, और स्टील को कठोर बनाना है तो सबसे पहले उसको, उस स्टील इस्पात को गर्म करेंगे। गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे मतलब 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करेंगे, ताकि एकदम रेड हो जाए, लाल तप्त हो जाए। ठीक है ना? उसके बाद उसी लाल तप्त स्टील को ठंडा जल, ठीक है ना, चाहे तेल में तुरंत डुबाते हैं। अब तुरंत डुबाने के बाद वो क्या होता है ना, उसको तुरंत ठंडा करते हैं, और ठंडा किया जाता है। उसके बाद क्या बन जाता है? कठोर स्टील बन जाता है। तो यह इस्पात स्टील क्या होता है? कठोर होता है तथा भंगुर हो जाता है। जब कोई भी चीज एकदम कठोर हो जाए, हार्ड हो जाए, तो उसको तोड़ेंगे तो नवेगा नहीं। ठीक है ना? उपट दे टूट जाएगा। दैट मीन्स उसमें जो प्रॉपर्टीज आ जाती है, भंगुरता माने भंगुर हो जाता है। क्लियर ना? उसको तोड़ने पर, पीटने पर क्या हो जाता है? फूट जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर? समझ गए ये बात? नेक्स्ट और दूसरा है बाबू तापानुसीतन। तापानुसीतन इसको इंग्लिश में कहते हैं एनालिंग। ठीक है ना? तो इसमें क्या करते हैं? वही चीजें गर्म करते हैं उतना ही, जितना से कि माने इसमें भी एकदम सेम टेम्परेचर है। कठोर करो स्टील को, चाहे इसको एनालिंग करो, दोनों में स्टील को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करके एकदम लाल तप्त कर देते हैं। और गर्म लाल तप्त करने के लिए, एकदम रक्त तप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को, उष्मा को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाते हैं। और गर्म करने के बाद इसको क्या करते हैं? गर्म करके इसको क्या करते हैं? धीरे धीरे ठंडा जल में क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। जल में नहीं डालते, इसको धीरे धीरे क्या करते हैं? डायरेक्ट ठंडा करते हैं। ठीक है ना? और ठंडा किया जाता है तो जो स्टील प्राप्त होता है, यह स्टील को मृदु बनाता है, मृदु रूप देता है। समझ में आया ना? तो ये था ऊष्मीय उपचार स्टील का। और इसमें एक है जिसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको आप लोग नोट करिए, नोट कर लो भाई। तो अब हम लोग देख रहे हैं स्टील का ऊष्मीय, दैट मीन्स तापीय उपचार में तीसरा पॉइंट पायनीकरण। पायनीकरण मतलब होता है ना, इस पर मतलब स्टील पर क्या करना है? पानी चढ़ाना है। क्या करना है? पानी चढ़ाना है। तो सबसे पहले पायनीकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेम्परिंग। क्लियर ना? तो सबसे पहले इसमें स्टील को लेते हैं, स्टील को लेते हैं, और यदि इसको 500 से 575 केल्विन के बीच गर्म करते हैं। ठीक है ना?
हमको क्या करना है, स्टील का पायनीकरण करना है। हमको क्या सीखना है, स्टील का पायनीकरण करने को लिए सीखना है। तो सबसे पहले स्टील को हम गर्म करेंगे 500 से 575 केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन के बीच गर्म कर लिए। अब गर्म करके, ठीक है ना, इसके बाद धीरे धीरे इसको ठंडा करते हैं तो यह अधिक कठोर हो जाता है। यह अधिक कठोर तो हो जाता है, लेकिन जो इसमें प्रॉपर्टीज, एक भंगुर होने की प्रॉपर्टीज होती है, वह लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही इसका खास बात है। तो कोई स्टील को हम लोग बहुत अधिक गर्म करके 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा पानी चाहे तेल में उसको डुबो करके तुरंत ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के पश्चात जो हमको स्टील मिलता है वो बहुत ही कठोर मिलता है। दैट मीन्स वह स्टील क्या होता है, भंगुर होता है। क्या होता है, भंगुर होता है। जब उसको हाई टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके पानी में डुबो के तुरंत ठंडा करते हैं तब भंगुर होता है। लेकिन हमको स्टील को कठोर भी बनाना है। क्या करना है, स्टील को कठोर भी बनाना है और उसमें भंगुर भी ना, माने टूटे जल्दी से नहीं, टूटे नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील को गर्म करते हैं। उसी स्टील को गर्म करते हैं 500 से 575 केल्विन तक। अब गर्म करके उसको क्या करते हैं, गर्म करने के बाद उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। हम धीरे धीरे ठंडा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। और एक बात इसमें खास बात हो जाता है कि जो भंगुर प्रॉपर्टीज था, भंगुर गुण, वह लुप्त हो जाता है, हट जाता है, खत्म हो जाता है। तो वही चीज लिखा गया है बाबू कि स्टील को यदि 500 से 575 केल्विन के बीच गर्म करते हैं या गर्म करें, बनाना है तो, तथा इसके पश्चात माने इसके बाद धीरे धीरे ठंडा करते हैं। धीरे धीरे इसको क्या करिए आप, ठंडा करें तो यह अधिक कठोर हो जाती है, अधिक कठोर प्राप्त हो जाएगा। और लेकिन भंगुरता का गुण खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अब यह प्रोसेस ना टेम्परिंग कहलाता है, पायनीकरण कहलाता है। तो आप खूब अच्छा से इसको समझ गए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस्पात के सतहीय उपचार। सतह पर हमको किस तरह से स्टील के सतह पर क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। भिन्न भिन्न प्रोसेस है, उसको अब हम लोग सीखेंगे। तो आप इसको बाबू नोट करो। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बाबू, स्टील का सतही उपचार, इस्पात का सतही उपचार, सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ स्टील क्या है, माने स्टील हमारे पास होगा और उस पर, उस स्टील के सतह पर हमको क्या करना है, अलग सब्सटेंस का लेपन लगाना है, उस पर आवरण जनरेट करना, उत्पन्न करना है। तो इसमें से पहला हम लोग कर सकते हैं नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग से, ठीक है ना। तो नाइट्राइडिंग करने के लिए मतलब स्टील, दैट मीन्स आयरन, आयरन नाइट्राइड के परत उस पर चढ़ाना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ना, यह NH3 माने अमोनिया के वातावरण में, माने अमोनिया का वातावरण जनरेट करेंगे, उत्पन्न करेंगे। अमोनिया के वातावरण में 1000 केल्विन पर स्टील माने इस्पात को गर्म करते हैं। गर्म करने का प्रोसेस है यह प्रकार का, मतलब गर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह सतह पर आयरन नाइट्राइड कठोर आवरण बना लेता है। जैसे ही हम लोग स्टील पर नाइट्राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पर नाइट्राइडिंग, दैट मीन्स उस पर परत चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टील पर क्या करते हैं, स्टील को गर्म करते हैं, ठीक है ना। NH3 का वातावरण, अमोनिया गैस का वातावरण जनरेट करके उस स्टील को हम लोग गर्म करते हैं। कितना केल्विन पर, तो 1000 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वतः अपने आप ही उस स्टील के सरफेस पर क्या आ जाता है, चढ़ जाता है, आयरन नाइट्राइड चढ़ जाता है, जिससे उसका सरफेस क्या हो जाता है, तपा जाता है स्टील का। क्लियर ना, किससे तपा जाता है, ढक जाता है,
तो आयरन नाइट्राइड से ढक जाता है। अब कहिएगा आयरन कहाँ से आएगा? भाई स्टील आयरन का ही क्या है? पार्ट है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग कठोरकरण। कठोरकरण इसको इंग्लिश में कहते हैं केस हार्डनिंग। कठोरकरण तो क्या किया जाता है बाबू? इसमें कठोर स्टील का पतला आवरण बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कठोर स्टील का पतला आवरण बनाने के संपर्क में गर्म करके, स्टील को गर्म करके, पतला जो स्टील होता है उसको गर्म करके तेल में डुबाया जाता है। किसमें डुबाया जाता है? तेल में डुबा दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। स्टील क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। और इसका यूज, ठीक है, रेल के डब्बा, ट्रेन के डब्बा में जो एक्सेल होता है, बॉडी होता है, उसको बनाने में व्यवहार किया जाता है। आप समझ रहे हैं कि रेल का डब्बा का जो एक्सेल होता है कितना मजबूत होता है, ठीक है ना, कितना मजबूत होता है। तो उसी का बनाने में, उसी का एक्सेल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह के स्टील लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, इसका आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लिख लीजिए। तो हम लोग अब देखेंगे यूजेज, ठीक है ना। जो लोहा के प्रकार हम लोग पढ़े अभी, उसका एप्लीकेशन यूज देख रहे हैं, उपयोग देख रहे हैं। तो इसमें पहला यूज देख रहे हैं ढालवा लोहा का। ढालवा लोहा तो यह लोहे का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग रेलवे स्लीपरों, जानते हैं आप, रेलवे स्लीपरों, गट्टर पाइप, ठीक है ना, बहुत कठोर होता है, तथा खिलौने को ढालने में किया जाता है, माने कि बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए यूज, इसका उपयोग माने ढालवा लोहा का ही, इसका उपयोग पिटवा लोहे तथा स्टील को बनाने में किया जाता है। माने हम लोग ढालवा लोहा से ही पिटवा लोहा और स्टील को तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरा है, इसमें पिटवा लोहा का एप्लीकेशन यूज है। पिटवा लोहा, इसका उपयोग तारों, ठीक है ना, चैनों, जैसे बाइक चैन, ठीक है ना, साइकिल चैन होता है ना, वही चैनों तथा कृषि उपयोग उपकरणों में किया जाता है या उसको बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। अब लास्ट और चौथा देखेंगे हम लोग, स्टील के अनेक उपयोग, ठीक है ना। तो इतना आप नोट करिए, स्टील का उपयोग देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं स्टील के उपयोग, स्टील के अनेक उपयोग देख रहे हैं कि स्टील का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है दैनिक जीवन में। तो देखिए जब इसमें दूसरी धातु मिलाई जाती है, जब स्टील में कोई दूसरी धातु मिलाई जाती है तो एलवाय माने कि मिश्र धातु का निर्माण होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु एक विलयन है, लेकिन यह विलयन ठोस ठोस का है, सॉलिड का ये क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए हमको एलवाय मिश्र धातु बनानी है, तो मिश्र धातु बेसिकली द्विबलक के जो धातुएं हैं उन्हीं के मिश्रण के द्वारा मिश्र धातु फॉर्म होते हैं, एलवाय फॉर्म होते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन होता है कि किस धातु को मिश्रित करें ताकि वो आसानी से मिश्रित हो जाए, होमोजीनियस मिश्रण बने, ठीक है ना, समांगी मिश्रण बने, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन है, यदि मान लीजिए हम लोग निकेल क्रोमियम को मिला के एक एलवाय मिश्र धातु बना रहे हैं, तो इसमें कंडीशन है कि दोनों धातु की त्रिज्याएं लगभग समान होनी चाहिए। उसकी त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। और जब लगभग समान होगी तो वह आसानी से मिश्रित हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगा, जिससे जो फर्म होता है सब्सटेंस, वही सब्सटेंस क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है,
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ब्रास है आपका, तो जिंक कॉपर का मिश्रण होता है, उसमें क्या मिला देते हैं, जिंक कॉपर को मिला देते हैं। तो यहाँ पर कॉपर और जिंक में दोनों की त्रिज्याएं जो होती है लगभग, माने लगभग इसकी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है, जिसके वजह से वह मिश्र धातु आसानी से फॉर्म कर लेते हैं। तो हमको लगता है कि मिश्र धातु समझ गए हैं, मिश्र धातु समझ गए हैं। तो देखिए स्टील के अनेक उपयोग में हम लोग देख रहे हैं कि जब इसमें दूसरी धातु मिलाई जाती है तो मिश्र धातु स्टील प्राप्त होता है। अभी बताया है मिश्र धातु स्टील प्राप्त होता है, मतलब मिश्र धातु स्टील का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए निकेल स्टील, माने स्टील में हम लोग क्या मिलाते हैं, निकेल को मिलाते हैं तो मिश्र धातु बनता है। दैट मीन्स नाम ही क्लियर कर रहा, मिश्र धातु मतलब धातु का मिश्रण बनता है। तो यहाँ पर निकेल मिलाया तो इसको निकेल स्टील कहेंगे। और निकेल स्टील का उपयोग, निकेल स्टील का उपयोग रस्से बनाने में किया जाता है, रस्से बनाने में किया जाता है। देखे होंगे आप लोग, बड़ा बड़ा टावर खड़ा किया जाता है रस्सा, ठीक है ना, उसको बनाने में किया जाता है। स्वचालित वाहनों, गाड़ी वैन है, ठीक है ना, चलती है जो, उसको बनाने में किया जाता है, उसका पार्ट पुर्जा बनाने में किया जाता है। हवाई जहाजों के हिस्से बनाने में किया जाता है, ठीक है ना, हवाई जहाज का जो पार्ट होता है उसको बनाने में इसका एप्लीकेशन होता है। उसका लोलक, लोलक फिजिक्स में नाम सुने होंगे, लोलक बनाने में भी किया जाता है। मापक फीता, ठीक है ना, जो स्टील का फीता आपको दिखता है ना, हार्ड रहता है, ठीक है ना, मापक फीता नापा जाता है फीट में, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कटाई के जो औजार होते हैं, काटने वाले, कैंची वैंची सब होता है ना, उसको काटने वाले औजारों में इसका उपयोग किया जाता है। तथा मशीन बनाने में किया जाता है। मशीन, बहुत सारा मशीन का पार्ट पुर्जा बनता है, बॉडी बनता है, उसको बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, इसी से फॉर्म करते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। साइकिल, साइकिल बनता है, यही होता है। स्वचालित तो वाहन जो होती है, इसी के द्वारा बनाया जाता है। बर्तनों, चाहे कलम, पेन, ईटीसी में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था बहुत सारा एप्लीकेशन स्टील का, स्टील का ये एप्लीकेशन था। इसमें अब एक लास्ट टर्म बताएंगे, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको इत्मीनान से वीडियो को रोक रोक करके आराम से समझ करके लिखिए। जहां पर भी आपको डाउट है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कीजिए, या आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं अपना प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसके आगे हम एक लास्ट टर्म आपको बताते हैं, इसको नोट करिए। तो ये बहु लास्ट टर्म है गैल्वेनाइजेशन, हिंदी होता है गैल्वनीकरण। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, स्टील को क्या करते हैं ना, जिंक के पाउडर के साथ गर्म करते हैं, तो उस पर जिंक का लेपन आ जाता है सतह पर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, इसमें स्टील को, किसको, स्टील को, इसमें स्टील को जिंक पाउडर के साथ गर्म किया जाता है। इसमें स्टील को जिंक पाउडर के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है 12th बोर्ड में कि गैल्वेनीकरण क्या है, चाहे किससे करते हैं, चाहे परिभाषित करें, 2 नंबर का आ सकता है सब्जेक्टिव। तो क्या कहिएगा, इसमें स्टील को जिंक पाउडर के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे सतह पर, माने स्टील के सतह पर जिंक का लेपन हो जाता है। जिंक का क्या हो जाता है, लेपन हो जाता है, पेस्टिंग हो जाता है, पेस्ट लग जाता है, जो इसे संक्षारण से बचाता है, जो इसे संक्षारण माने खराब होने से बचाता है। क्लियर ना। तो ये था गैल्वेनीकरण, आप पूरा से समझोगे। ये आज लास्ट लेक्चर था मेटलर्जी का, क्लियर ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक बात आपसे मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इसको कंटिन्यूअसली देखिए, समझ के 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, ताकि वीडियो देख करके ही आपको याद हो जाए, माइंड में सेटअप हो जाए। और कॉपी में लिख के इसको अच्छा से रिवीजन करिए। कोशिश करिए कि
कॉपी से अच्छा रिवीजन का माध्यम है आपका ये वीडियो, ठीक है ना। यूट्यूब पर जाइए, लिंक दिया जा रहा है, चाहे चैनल पर जाइए और बार बार इसको आप देखिए ताकि आपको याद हो जाए सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉर्निंग में और इवनिंग में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीच बीच में ट्रिक्स टेक्निक चलेगा आईआईटी नीट लेवल का, जिससे कंपटीशन का भी हमारा प्रिपरेशन आसानी से हो सके बोर्ड एग्जाम के लेकर के। अब कोई जरूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम को तैयारी करके बोर्ड एग्जाम लेवल पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस समय कंपटीशन का जमाना है, तो आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा, मेहनत के साथ पढ़ना होगा। और एक बात, कंटेंट भी होनी चाहिए। जो आपको कंटेंट दे रहे हैं ये आपको फुल्ली नीट आईआईटी लेवल दिया जा रहा है। आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए नीट आईआईटी का, एकदम डेफिनेटली बनेगा, कॉपी के बाहर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत मेहनत करिएगा और हमारा विश्वास है कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़िएगा। चलिए इसी के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।